नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था अपनी दूसरी जो हमारी बुक है हिंदी की कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पहला चैप्टर और जिसका नाम है इस जल प्रलय में। और ये पाठ लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इन्होंने शुरुआत में बताया है कि किस तरह से उन्होंने बाढ़ का जो बाढ़ से पीड़ित जो क्षेत्र हैं, बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है, अलग-अलग तरह से काम किया है, स्काउट गाइड के तौर पर काम किया है या उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनको एक तरह से रेस्क्यू करने के लिए सारी चीज़ें की हैं। लेकिन वो कहते हैं उन्होंने खुद अपने आप स्वयं कभी बाढ़ का अनुभव नहीं किया, यानी कि कभी भी क्योंकि वो ऐसे इलाके में रहते हैं जो जहाँ पर बाढ़ से जो लोग सुरक्षित करके लाए जाते हैं, उनको रखा जाता है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि आज जो है उनका बाढ़ के साथ प्रत्यक्ष एक तरह से बाढ़ को उन्होंने देखा प्रत्यक्ष रूप से और उससे होने वाली जो अलग-अलग चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उन सभी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर अनुभव किया है। तो हमने अपने चैप्टर को लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। तो आज मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करूँगी अपने चैप्टर को और उसके बाद आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड बुक जो होती है, केवल यहाँ पर इस बार हमारे 3 ही चैप्टर हैं, जो इस बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 3 जो आपके चैप्टर हैं, उनसे आपके लॉन्ग आंसर ही आएँगे, यानी कि आपको चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था ये चैप्टर इस जल प्रलय में और कुछ आप दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं जल प्रलय के। जल प्रलय क्या होता है? अब देखिए एक होती है वर्षा की जो नॉर्मल इस रेंज में बारिश इस इलाके में होती है और इतनी जो वर्षा है वो सफिशिएंट है हमारी धरती के लिए या हमारी फसल के लिए या हम लोगों के लिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वर्षा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो नदी नाले हैं और उनमें क्या होता है वर्षा उनको एक तरह से देखिए जितना ज्यादा पानी बरसेगा एक टाइम तक जमीन उसको सोखेगी और एक टाइम के बाद क्या होता है कि जमीन भी उतने जल को एक साथ नहीं सोख पाती है और इससे क्या होता है कि कई बार नदी नालों में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और फिर धीरे धीरे जो सैलाब है वो शहर और मैदानों की तरफ बढ़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दृश्य हैं जो बिल्कुल जल प्रलय को दिखा रहे हैं और एक दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और सभी लोग जो है घर के बाहर सुरक्षित स्थानों पर अपने रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर। और एक जगह पर आप देख सकते हैं और ये चीजें आजकल आप अगर न्यूज चैनल ऑन कर दें, देखिए जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये सब चीजें अगर आप अपना न्यूज चैनल ऑन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आजकल जो ये हमारा बरसात का समय चल रहा है, जो वर्षा ऋतु ये चल रही है, इसमें आप देखेंगे कि इसी तरह की स्थिति आजकल हुई है और पहाड़ों में तो काफी ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे कि भूस्खलन हो रहा है, यानी कि पहाड़ जो है टूट टूट कर गिर रहे हैं। कई लोगों को अपने घरों अपने स्थानों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है। तो इस बात से आज के समय में तो इस बात से सभी लोग ज्यादा परिचित हैं। तो देखिए अब ये चैप्टर भी देखिए इसी बिल्कुल इससे रिलेटेड है, तो काफी चीजें आपको यहाँ पर समझने को मिलने वाली हैं कि क्या क्या परेशानियां होती हैं बाढ़ से, क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम आती है इस बाढ़ से। तो देखिए हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहले लेखक के विषय में यहाँ पर पढ़ा था। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी के विषय में, उनके जीवन के बारे में, उनके एक तरह से उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में और साथ ही उनकी जो
भाषा शैली है, क्योंकि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो फिर हम लेखक के विषय में जरूर हमें जानना होता है। ये मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी पाठ को पढ़ें, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कोई चैप्टर हो, पाठ और उसके लेखक का नाम जरूर याद करें और उनकी भाषा शैली, उनकी जो भी उन्होंने रचनाएं अपनी रची हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो फणीश्वर नाथ रेणु है जी हैं, उनका चित्र भी मैंने आप लोगों को दिखाया था और उसके बाद हमने की थी चैप्टर की शुरुआत। वैसे तो हम चैप्टर को, अपने पाठ को पाठ्य पुस्तिका से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक पाठ का एक सार यहाँ पर आपको बताया है कि क्या है ये चैप्टर। तो काफी सारी चीजें तो आप समझ चुके हैं, लेकिन ये जैसे मैंने बताया, ये एक रिपोर्ट के तौर पर उन्होंने इस पाठ को लिखा है और बाढ़ का सजीव चित्रण यहाँ पर किया है। अब आप लोगों में से कौन कौन न्यूज देखता है, पहले मुझे ये बताइए, हैंड रेस करके बताएंगे जो न्यूज देखता है, समाचार जो सुनता है, हाथ खड़ा करके बताएगा। जो समाचार सुनते हैं बच्चे, न्यूज पेपर पढ़ते हैं या समाचार सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, देखिए अभी बहुत छोटे नहीं हैं आप, क्लास 9th के बच्चे हैं, जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं या समाचार सुनते हैं या न्यूज सुनते हैं टीवी पर, तो देखिए काफी सारे बच्चे हैं जो न्यूज सुनते हैं। तो उनके लिए जो ये चैप्टर में यहाँ पर पढ़ रही हूँ, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हें, मुझे लगता है, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चा, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रस्तुत रिपोर्टाज, रिपोर्टाज मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है इस बाढ़ के ऊपर कि किस तरह से यहाँ पर पटना के समीप वो एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर हर साल कोसी, पनार और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। ठीक है, वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोसी, पनार, गंगा, महानंदा की जो बाढ़ से त्रस्त लोग होते हैं वो वहां पर शरण लेने के लिए आते हैं। ठीक है, लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चढ़ते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि 1967 के बाढ़ की उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है कि बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और उस टाइम तो मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबर सुनाई दे रही थी कि मुख्यमंत्री निवास तक डूब चुका है, ये खबर जो है सुनाई दे रही थी। तो लेखक कहते हैं कि बाढ़ के प्रभाव और प्रकोप को देखने के लिए वो भी अपने कवि मित्र के साथ निकले थे, जो उनके कवि मित्र थे उनके साथ वो निकले थे बाढ़ के प्रभाव को देखने के लिए, बाढ़ के प्रकोप को देखने के लिए। और देखिए जब भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं इस स्थिति को देखने के लिए। तो वही लेखक के मन में भी यहाँ पर आया और लेखक कहते हैं कि तभी आते जाते लोगों द्वारा जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देखकर गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास वो गए। तो ये है पाठ का सार और उसके बाद चलिए हम चैप्टर को आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही शुरू करते हैं। आगे देखिए अलग अलग चीजें कि कहाँ कहाँ पर बाढ़ का पानी किस किस तरह से आया, ये सार है चैप्टर का, यानी कि पाठ के सारांश के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा चैप्टर जो है अगर आप बुक से पढ़ेंगे तब जाकर आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि लेखक जो है जैसे जैसे बाढ़ का पानी समीप आ रहा है वैसे वैसे वो एक एक चीज को लिखते जा रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि ये लेखन उन्होंने कब स्टार्ट किया। तो चलिए, अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक से उसको घर पर एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। मैं हर बार आपको होमवर्क देती हूँ कि जो भी चैप्टर आप यहाँ पर पढ़ते हैं उसको घर पर भी एक बार रिवाइज जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो लेखक हैं वो अपने मित्र के साथ, अपने कवि मित्र के साथ जो है बाढ़ का पानी देखने के लिए निकले हैं। और वो किस पे बैठकर निकले हैं? रिक्शे पर बैठकर निकले हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्रण मैंने किए हैं।
और वो कहते हैं किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, धंसने या भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यानी कि वो कहते हैं मैंने बहुत सारे जो मैंने अपने उपन्यास लिखे हैं या जो भी मैंने कई जो रचनाएं की हैं, उनमें बाढ़ की विनाश लीलाओं के चित्र मैंने अंकित तो किए हैं। यानी कि बाढ़ के बारे में ऐसा नहीं है कि वो पहली बार लिख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाढ़ में घिरा या बह गया या फंस गया या मैंने बाढ़ को अपने आप पर अनुभव किया हो, यानी कि खुद फील किया हो। और वो कहते हैं कि यह तो पटना शहर में 1967 1967 में हुआ। पटना शहर में जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, देखिए एक होती है वर्षा और एक होती है वृष्टि, जो बहुत ही भयंकर वर्षा जिसको हम कहते हैं, के कारण जो बाढ़ का पानी था राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग, अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात वो कहते हैं कि मैंने भी बाढ़ को भोगा है, लेकिन कैसे भोगा है? एक शहरी आदमी की हैसियत से। तो शहरी आदमी की हैसियत से बाढ़ को भोगा है। अब देखिए यहाँ पर उनके कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जैसे आप देखते हैं कि गांव में जो घर होते हैं, वो ज्यादातर घर जमीन से जुड़े हुए होते हैं। सारे घर जो है क्या होते हैं? जमीन से जुड़े हुए होते हैं, या 2 मंजिला 3 मंजिला से ज्यादा वहां पर घर नहीं होते हैं। लेकिन जो शहर के मकान होते हैं, शहर की जो बिल्डिंगें होती हैं, वो 5 से 6 मंजिला भी होती है ना? तो उस पर रहने वाले लोग जो अगर ऊपर के मालों में रह रहे हैं, जो ऊपर के फ्लोर्स पर रह रहे हैं, उनके लिए एक तरह से बाढ़ का पानी उतना ज्यादा उनको प्रभावित नहीं करता। हाँ देखिए, अगर जो जरूरी चीजों की कमी, देखिए हम रोज घर पे रहते हैं, हमें रोज सब्जी की जरूरत होती है, या रोज हमें जो हमारे जरूरी सामान है, ठीक है, जो हम रोज लेकर आते हैं, ठीक, कई बार दूध हमारे घर पे रोज आता है। ऐसा नहीं कि दूध को हम स्टोर करके 10 दिन तक रख सकते हैं, या दही, या फिर और भी जो जरूरत की चीजें हैं, सब्जियां। तो ऐसा वो कहते हैं मैंने बाढ़ को भोगा है, लेकिन एक शहरी आदमी की हैसियत से। यानी कि कुछ जरूरी चीजों का थोड़ा सा अभाव उनको हुआ, लेकिन इतना ज्यादा बाढ़ में फंसने धंसने का अनुभव उन्हें नहीं हुआ। तो वो कहते हैं इसीलिए जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो उन्होंने फिर यहाँ पर अपने जो उनके कवि मित्र हैं उनके साथ उन्होंने बाढ़ के पानी को देखने का निश्चय किया। वो जा रहे हैं, मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर सवार होकर, और कुछ लोग पैदल ही पानी को देखने जा रहे हैं और कुछ लोग पानी को देखकर लौट रहे हैं। तो इस तरह से देखने वालों की आंखों और जुबान पर एक ही जिज्ञासा है कि पानी कहाँ तक आ गया। जो लोग देखने जाने वाले हैं उनकी जुबान पर, उनकी आंखों में एक ही एक्साइटमेंट है कि आखिर पानी कहाँ तक पहुंच गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, जो देखकर लौट रहे हैं, यानी कि बाढ़ के पानी को देखकर लौट रहे हैं, उन लोगों की जो आपस में बातचीत हो रही है, वो क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए, फ्रेजर रोड पर आ गया है। देखिए जो एक्साइटेड है सब लोग बहुत ज्यादा उस बाढ़ के पानी को देखने के लिए। तो सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं इस तरह से कि फ्रेजर रोड पर आ गया, और कहते हैं आ गया क्या, कोई कहता है पार कर गया क्या, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं है। यानी कि ये सब पानी में डूब चुके हैं। भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, यानी कि डुबा देने वाला पानी है। आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया, बह गया। तो इसी तरह का कोलाहल, इसी तरह का शोर पूरे एरिया में चल रहा है। और लेखक कहते हैं जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक टाइम के बाद जो दुकानें हैं, वहाँ की सारे जो शहर की जो इलाकों की दुकानें हैं, जब लगा कि अब पानी कुछ देर में यहाँ भी पहुंच जाएगा, तो कॉफी हाउस को भी बंद कर दिया, वहाँ की जो दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया। सड़क के एक किनारे से एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा हुआ
पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक चीज, मृत्यु का तरल दूत। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों लिखा गया है मृत्यु का तरल दूत? कोई भी बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, मृत्यु का तरल दूत, क्या अर्थ है इसका? चलिए कंटिन्यू करते हैं। आचार्य जी, लेखक कहते हैं, मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत, तो देखिए ये प्रश्न भी बन सकता है आपका। मैं आपको हमेशा होमवर्क देती हूँ कि जितना भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको, उस पर आप घर से 5 प्रश्न बनाकर लाएंगे। तो देखिए आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन कई स्कूल्स के बच्चे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं, प्रश्न बना कर लाते हैं। तो देखिए एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि यहाँ पर बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत क्यों कहा है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आप देखते हैं कि जब बाढ़ आती है, ठीक है, तो वो ये सोच समझ कर नहीं आती कि आप वो किसके घर में घुस रही है, या वहां पर कोई जीव जंतु है, या वहां पर कोई परिवार है, या यहाँ वहां पर कोई भी लोग हैं। वो क्या करते हैं, सबको डुबोते हुए, सबको एक तरह से सब कुछ, खेती है या फसल उग रही है या कोई भी ऐसी चीज है, ये बाढ़ का पानी को एक तरह से उसके लिए सब चीजें बराबर हैं। तरल दूत इसलिए कहा है क्योंकि वो एक तरल माध्यम है। जल जो है क्या है, तरल रूप है, तो उसको इसीलिए कहा है मृत्यु का तरल दूत। वो सब कुछ जो है अपने साथ बहा कर ले जाता है, और जो चीजें उसके एक तरह से तल में आती हैं वो सब डूब जाती हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कि बाढ़ के बाद का दृश्य सबसे ज्यादा भयानक होता है। बाढ़ के बाद आप देखेंगे कई जगह कई जानवरों की, अभी आप देखिए हमारे हम उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है, और यहाँ इसी तरह से हिमाचल जो आप देख सकते हैं वो भी देवभूमि है। और अभी वहां पर और यहाँ पर कितनी ज्यादा एक तरह से, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर बाढ़ तो इतना ज्यादा बाढ़ का दृश्य नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है भूस्खलन, पहाड़ जो है पूरे के पूरे गिर जाते हैं, और उस पर जितने भी मकान बने हैं, जितने भी खेत खलिहान हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सब क्या होता है, एक साथ सब बह जाता है, सब कुछ मलबे में दब जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर यही कहा है कि लेखक कहते हैं कि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, मृत्यु का तरल दूत जो है चला आ रहा है। आतंक के मारे, लेखक कहते हैं, आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए। बिल्कुल जैसे एक होता है ना, जब हमें या हम खुश होते हैं और या हम दुखी होते हैं। तो चलिए, दो लेखक कहते हैं, आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। लेखक कहते हैं कि जैसे होता है ना कि जब हम बहुत, मैंने कहा जब हम बहुत खुश होते हैं, यानी कि कुछ हमें हमारे मन का मिल जाता है, तो तब भी क्या होता है, खुशी के मारे हमारे मुंह से निकलता है थैंक गॉड, थैंक गॉड, या बहुत बहुत शुक्रिया भगवान आपका। या फिर जब हम डरे हुए होते हैं तो फिर से हमारे मुंह से निकलता है कि हे भगवान अब क्या होगा। ठीक है ना, तो कुछ जो है शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं। और लेखक कहते हैं, आतंक के मारे, जब मैंने उस मृत्यु के तरल दूत को देखा तो आतंक के मारे बरबस मेरे दोनों हाथ जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुख से कुछ अस्फुट, अस्फुट यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो डरे हुए थे, क्लियर नहीं था, लेकिन मन से जो डर है उस डर के कारण वो शब्द निकले। और वो कहते हैं, और उन्होंने ब्रैकेट में अपने लिए लिखा है कि हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, वो कहते हैं जिस रिक्शे पर वो बैठे थे वो बहादुर है। वो कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे, रिक्शे वाला कहता है कि चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ।
जो रिक्शे वाला है देखिए अब उसको थोड़ा-सा अपने पैसे भी बनाने हैं, ठीक है? तो वो कहता है और वो खौफ नहीं दिख वो डरा हुआ नहीं दिख रहा है, वो कह रहा है कि चलिए ना थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा-सा बहादुरी दिखाते हुए। तभी सामने से एक आदमी आ रहा होता है और कहता है, "ए रिक्शे करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ।" यानी कि जो पानी का बहाव है, उसमें बहुत प्रेशर है। पानी जो है बहुत स्लो से नहीं आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो अगर आप एकदम आगे बढ़ेंगे तो रिक्शा जो है उस पानी के बहाव को झेल नहीं पाएगा। और लेखक कहते हैं, मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे शब्दों में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बाढ़ का पानी देखने गए हैं, कहते हैं कि आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें आगे जाकर पानी को नहीं देखना है। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जो बाढ़ का पानी है वो शहर में बिल्कुल घुसने को तैयार है, यानी कि काफ़ी हद तक शहर में आ चुका है। अब क्या कुछ आगे होगा इस चैप्टर में, यानी कि किस तरह से लेखक जो है अपने बाढ़ के अनुभव को अपनी इस चैप्टर को, यानी कि किस तरह से उन्होंने इस पाठ को लिखा और क्या-क्या अनुभव किया उन्होंने बाढ़ के आने के बाद, उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें और साथ ही आपका होमवर्क है कि आप आज हमने काफ़ी छोटा पोर्शन यहाँ पर पढ़ा है, तो केवल अगर आप 3 प्रश्न भी इतने में बनाकर लाएँगे और उसे नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और फिर आप लोगों को मैं उनके उन प्रश्नों के उत्तर बताऊँगी जिससे आपको चैप्टर को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको साथ-साथ जो है पाठ याद भी होता रहेगा। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।